मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का चौथा पाठ लेकर, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलनम, इसका अर्थ है हास्य बाल कवि सम्मेलन, अर्थात एक ऐसा कवि सम्मेलन जिसमें कवि बालक हैं और उनके द्वारा सुनाई जाने वाली कविताएं हास्य कविताएं हैं। आइए पढ़ते हैं पाठ। हास्य बाल कवि सम्मेलनम। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बाल कवयः। विविध यानी अनेक प्रकार की, अलग अलग, वेशभूषाधारिणः वेशभूषाएं धारण किए हुए, अर्थात अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए। चत्वारः बाल कवयः, 4 बाल कवि। मंचस्य उपरि, मंच के ऊपर अर्थात स्टेज पर। उपविष्टाः सन्ति, बैठे हैं। अधः यानी नीचे। श्रोतारः, अनेक श्रोता। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए। श्रवणाय का अर्थ है सुनने के लिए। उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, च का अर्थ है और। कोलाहलम अर्थात शोर, कुर्वन्ति यानी कर रहे हैं। 4 बाल कवि अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए मंच पर बैठे हैं और नीचे श्रोता हास्य कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हैं और श्रोता शोर कर रहे हैं। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। संचालकः, संचालक महोदय मंच पर आते हैं और कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहते हैं, अलम कोलाहलेन। अलम का मतलब है बस। कोलाहल अर्थात शोर। कोलाहलेन अलम अर्थात शोर करना बंद करें। अद्य आज परम हर्षस्य अवसरः, आज बहुत हर्षस्य यानी खुशी का, अवसरः यानी अवसर है, आज बहुत खुशी का अवसर है। यत् की अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः, काव्य का नाश करने वाले। काल यापकाश्च, च यानी और, काल यापकाः अर्थात समय बर्बाद करने वाले। भारतस्य, भारत के। हास्य कवि धुरंधराः, धुरंधर अर्थात श्रेष्ठ। हास्य कवि समागताः, आए हैं। संति हैं। आज बहुत खुशी का अवसर है कि हमारे इस काव्य सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले। ध्यान रहे ये हास्य बाल कवि सम्मेलन है तो इसकी प्रस्तुति उसी प्रकार की जा रही है ताकि श्रोताओं को खूब हंसी आए, इसलिए शब्दों का प्रयोग भी चुन चुन कर किया गया है। कवियों के लिए किस प्रकार के विशेषण यहाँ प्रयुक्त हुए हैं देखें ध्यान से। काव्य हंतारः अर्थात काव्य का सत्यानाश करने वाले। काल यापकाः अर्थात समय बर्बाद करने वाले। इस तरह के धुरंधर हास्य कवि हमारे आज के इस कवि सम्मेलन में आए हैं। एहि आइए, करतल ध्वनिना अर्थात तालियों से, वयम हम सब, एतेषाम स्वागतम कुर्मः इनका स्वागत करते हैं। पहला बाल कवि गजाधर मंच पर आता है और कहता है, गजाधरः सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्य अर्थात सभी, ये अवग्रह का चिन्ह है जो अ पढ़ा जाएगा और शब्द बनेगा अरसिकेभ्य यानी नीरस जनों को। ध्यान रहे रसिक का अर्थ होता है काव्य में आनंद लेने वाला और अरसिक अर्थात जिसे काव्य से कोई लेना देना न हो, एकदम नीरस। तो ऐसे लोगों को मेरा नमस्कार। प्रथमम तावद अहम, अहम यानी मैं, सबसे पहले। आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक वैद्य, वैद्य यानी चिकित्सक अर्थात डॉक्टर। उद्देश्य को उद्देश्य करके यानी आधुनिक चिकित्सक पर आधारित। स्वकीयम मेरी खुद की। काव्यम यानी कविता। श्रावयामी सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी खुद की एक कविता सुनाता हूँ जो आधुनिक चिकित्सक पर आधारित है। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। गजाधर कहता है, हे वैद्यराज, यमराज सहोदर अर्थात आप यमराज के सहोदर यानी भाई हैं। हे यमराज के भाई वैद्यराज, नमस्तुभ्यम आपको मेरा नमस्कार। यमस्तु, यमः प्लस तु, यमः यानी यमराज, तु यानी तो। यमराज तो हरति हरता है, हरण करता है,
प्राणान प्राणों को। यमराज तो केवल प्राणों को हरण करता है, प्राण लेता है। वैद्य है, लेकिन वैद्य अर्थात चिकित्सक तो प्राणान धनानि च, प्राण और धन दोनों लेता है। इस प्रकार के यमराज के भाई वैद्यराज को मेरा नमस्कार। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। दूसरा हास्य कवि है कालांतक। कालांतकः, देखिए यहाँ पात्रों के नाम भी चुन चुन कर लिए गए हैं। काल अर्थात मृत्यु, अंतक यानी अंत करने वाला अर्थात यमराज। कालांतक दूसरा बाल कवि मंच पर आता है और कहता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो यानी चिकित्सक तो हर जगह होते हैं, परंतु न ते मादृशाः कुशलाः, लेकिन ते यानी वे सब, मादृशाः मुझ जैसे, कुशलाः कुशल नहीं है। किसमें? जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या निवारण में अर्थात जनसंख्या को नियंत्रित करने में वो चिकित्सक मेरे जैसे कुशल चतुर नहीं हैं। ममापि काव्यम इदम, इदम यानी यह, ममापि मेरा भी, काव्यम कविता, शृण्वन्तु सुनिए, भवन्तः यानी आप सब मेरा भी यह काव्य सुनिए। ऐसा कहकर कालांतक अपना काव्य प्रस्तुत करता है। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागत, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चिता को प्रज्वलिताम जलती हुई, दृष्ट्वा देखकर, वैद्य अर्थात चिकित्सक, एक चिकित्सक जलती हुई चिता को देखकर, विस्मयम आगतः, विस्मय को प्राप्त हुआ अर्थात अचंभित हुआ। ना हम गतो न मे भ्राता, ना हम, न प्लस अहम, न मैं, गतः यानी गया, न मैं गया, न मे भ्राता, मैं यानी मम मेरा, भ्राता यानी भाई, और न मेरा भाई गया। कस्य दम, कस्य प्लस इदम, इदम यानी यह, कस्य यानी किसकी, हस्त लाघवम हाथ की सफाई है। चिकित्सक कहता है कि ये व्यक्ति जिसकी चिता जल रही है, इसकी मृत्यु कैसे हुई? मैं बड़ा अचंभित हूं, क्योंकि इसके पास न तो मैं अर्थात वैद्य गया और न ही मेरा भाई यानी यमराज गया, तो ये किसकी हाथ की सफाई है? तो कालांतक कहता है मैं तो इतना कुशल हूं। इस काव्य पर सर्वे पुनः हसन्ति, सब लोग दोबारा जोर से हंसते हैं। ये इस गद्यांश और श्लोक आधारित कठिन शब्दार्थ और यथासंभव उनका संधि विच्छेद। तीसरा हास्य कवि है तुंदिलः यानी तुंदिल। तुंद कहते हैं तोंद अर्थात बाहर निकला हुआ पेट। कोष्ठक में जो वाक्य लिखा हुआ है ये अभिनय है। जो मंच पर जो व्यक्ति आ रहा है, जो पात्र मंच पर आता है, वो इस तरह का अभिनय करता है। तो तुंदिल किस तरह अभिनय करता है? तुंदस्य ऊपरी, तुंदस्य तोंद के ऊपरी यानी ऊपर, हस्तम हाथ, आवर्तयन फेरता हुआ। तुंदिल मंच पर आता है और अपनी तोंद पर हाथ फेरता हुआ कहता है तुंदिलो हम भो, भो यानी हे श्रोताओ, तुंदिलो हम, ये अवग्रह अ बोला जाएगा, अलग दोनों शब्द होंगे तो बनेंगे तुंदिलह प्लस अहम, अहम यानी मैं तुंदिल हूं। हे श्रोताओ मेरा नाम तुंदिल है। ममापि, मम प्लस अपि यानी मेरा भी, इदम यह, काव्यम श्रूयताम काव्य सुनिए, जीवने धार्यताम च यानी और जीवन में धारण कर लीजिए, अर्थात मेरी इस बात की गांठ बांध लीजिए। और ये कहकर तुंदिल अपना काव्य प्रस्तुत करता है। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। तुंदिल कहता है परान्नम प्राप्य, परान्नम पर प्लस अन्नम अर्थात पराया अन्न यानी अनाज, दूसरे का भोजन, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धे अर्थात बुरी बुद्धि वाले। हे मूर्ख व्यक्ति, जब कोई आपको भोजन के लिए आमंत्रित करे या जब कभी आप किसी दूसरे के भोजन को प्राप्त करें, अर्थात
जब भी आपको पराया अन्न प्राप्त हो उस समय माँ शरीरे दयाम कुरु, माँ यानी नहीं, शरीरे मानी शरीर पर, दयाम यानी दया, कुरु यानी करो, उस समय अपने शरीर पर दया मत करो। यहाँ शरीर पर दया करने का क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है कि भोजन जमकर खाओ। ये मत विचार करो कि पेट में दर्द हो जाएगा, मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मेरी तोंद निकल आएगी। इस तरह का विचार बिल्कुल न करें और जमकर भोजन करें। क्यों? क्योंकि परान्नम दुर्लभम लोके, लोके यानी इस संसार में, परान्नम पराया अन्न, दूसरे द्वारा उपलब्ध करवाया हुआ भोजन, दुर्लभम, दुर्लभ यानी कठिन, बहुत कठिन है। शरीराणि, शरीर, पुनः पुनः बार बार। शरीर का क्या है? शरीर तो हर जन्म में मिलता है, हर जीव को मिलता है, लेकिन दूसरे का अन्न, पराया अन्न हर किसी को नसीब नहीं होता। इसलिए जब कभी आप पराया अन्न देखें उस पर टूट पड़ें, जमकर भोजन करें। ये सुनकर सर्वे पुनः, पुनः यानी फिर, सर्वे यानी सभी, अट्टहासम, अट्टहास यानी हा हा हा, इस प्रकार कुर्वंती करते हैं, अर्थात जोर से हंसते हैं। ये इस गद्यांश और श्लोक पर आधारित कठिन शब्दार्थ और यथासंभव उनका संधि विच्छेद। चौथा बाल कवि है चार्वाक। चार्वाकः, चार्वाक कहता है आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम, शरीर का पोषण, सर्वथा उचितम एव, सर्वथा यानी हर प्रकार से या सभी प्रकार से, उचितम एव उचित ही है, अर्थात शरीर का पोषण करना हर प्रकार उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि आपके पास धन नहीं है, न प्लस अस्ति, नास्ति नहीं है, तदा तब, ऋणम कृत्वापि, कृत्वा प्लस अपि, करके भी, ऋणम यानी ऋण, कर्जा, उधार, तो उधार करके भी, पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। पौष्टिक अर्थात पुष्ट करने वाले, शरीर के लिए लाभदायक भोजन, वो ही हमें खाने चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, जैसा चार्वाक कवि कहते हैं, और ये कहकर चार्वाक अपना काव्य प्रस्तुत करते हैं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत् जीवेत, जब तक जीवो, सुखम जीवेत, सुख से जीवो। हे मनुष्य, जब तक जी रहे हो आप तब तक सुख से जीवो। ऋणम कृत्वा, ऋणम यानी कर्ज, उधार, कृत्वा यानी करके भी, घृतम यानी घी, पिबेत यानी पीना चाहिए। जब तक जीवो सुख से जीवो, घी पीवो, चाहे उसके लिए आपको कर्ज लेना पड़ जाए, उधार लेना पड़ जाए। यहाँ घी पीने का अर्थ है स्वादिष्ट भोजन करना, अर्थात अच्छा खाना खाना। आप अच्छा खाना खाओ, यदि पैसा नहीं है तो उधार लेकर के अच्छा खाना खाओ। श्रोतारः, तो श्रोता कहते हैं, तरहि तो, ऋणस्य ऋण का, कर्जे का, प्रत्यर्पणम, प्रत्यर्पणम अर्थात लौटाना, कथम यानी कैसे, तो फिर वो कर्ज, वो उधार कैसे चुकाएंगे, कैसे लौटाएंगे। चार्वाकः, चार्वाक कहता है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, श्रूयताम यानी सुनिए, मम मेरा, अवशिष्टम बचा हुआ, काव्यम यानी काव्य, अर्थात मेरा बचा हुआ काव्य सुनिए तो सही। अभी मेरे श्लोक की एक ही पंक्ति सुनी है, बाकी बचा हुआ काव्य भी सुनिए। ये कहकर चार्वाक अपना शेष काव्य सुनाता है। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जना। घृतम पीत्वा, घी पीकर, यहाँ घी पीकर, इसका अर्थ है स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन खाकर। श्रमम कृत्वा, श्रमम यानी परिश्रम अर्थात मेहनत, कृत्वा यानी करके, ऋणम यानी कर्ज, उधार, प्रत्यर्पयेत जनः, जनः यानी मनुष्य, प्रत्यर्पयेत यानी लौटाइए, वापस लौटा दो या ऋण उतार दो। हे मनुष्य, आप कर्ज लेकर, उधार लेकर पौष्टिक भोजन खाइए और मेहनत कीजिए और फिर पैसा कमाकर अपना कर्ज यानी उधार वापस चुकता कर दीजिए। ये इस गद्यांश और श्लोक पर आधारित कठिन शब्द।
और यथासंभव उनका संधि विच्छेद। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ सुनने से, उत्प्रेरितः प्रेरित होकर, एकः बालकोपि एक बालक भी, आशु कविताम रचयति आशु कविता का निर्माण करता है। आशु कविता का अर्थ होता है तत्क्षण यानी उसी समय तैयार की हुई कविता। तो बालक उन चारों बाल कवियों की हास्य कविताएं सुन रहा था और सुन करके उसी समय उस बालक ने अपनी एक आशु कविता तैयार की। हास पूर्वकम च श्रावयति, हास पूर्वकम अर्थात हंसते हंसते, श्रावयति सुनाता है। बालक कहता है श्रूयताम श्रूयताम भो, भो यानी हे श्रोताओ सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मम प्लस अपि यानी मेरा भी काव्य सुनिए। ऐसा कहकर बालक अपना काव्य प्रस्तुत करता है। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। गजाधरम कविम चैव, गजाधर जैसे कवि को, च प्लस एव और ही, गजाधर जैसे कवि और तुंदिलम भोज्य लोलुपम, तुंदिल नामक जो कवि है उस जैसे भोज्य लोलुप अर्थात भोजन के लोभी को, कालांतकम तथा वैद्यम, कालांतक जैसे वैद्य को, चारवाकम च और चारवाक को, नमाम्य हम, नमामि प्लस अहम मैं नमस्कार करता हूँ। इस बालक ने चारों कवियों की विशेषताएं बताते हुए अपनी एक कविता अर्थात काव्य अर्थात एक श्लोक वहां तैयार किया और सुनाया। क्या कह रहा है बालक कि गजाधर जैसे कवि, तुंदिल जैसे भोजन के लोभी, कालांतक जैसे वैद्य और चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा, काव्य सुनाकर, श्रावयित्वा का अर्थ है सुनाकर, हा 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 इति कृत्वा हसति, हा 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 इस प्रकार करके हंसता है अर्थात जोर से हंसता है। अन्य चापी, च प्लस अपि और भी दूसरे लोग, हसंती हंसते हैं, सर्वे गृहम गच्छन्ति सभी घर जाते हैं। ये इस गद्यांश और श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। ऊपरी, नीचैहि, कदापि, कुत्र, अधः, बहि, अन्तः, कदा, उच्चैहि, अलम, पुनः, एकदा। दूसरा प्रश्न है मंजूषातः अव्यपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा अर्थात इस पेटिका से, इस बॉक्स से अव्यपद चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। अलम का अर्थ है बस, अंतः यानी अंदर, बहि यानी बाहर, अधः यानी नीचे, ऊपरी यानी ऊपर। पहला है वृक्षस्य ऊपरी खगाः वसन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। दूसरा है अलम विवादेन अर्थात विवाद बस करो, झगड़ा बस करो। तीसरा है वर्षा काले गृहात बहि मा गच्छ, वर्षा काल में अर्थात बारिश के समय में घर से बाहर मत जाओ। चौथा है मंचस्य अधः, मंच के नीचे, श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, श्रोता बैठे हैं। पांचवा है छात्राः विद्यालय से अंतः प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। तीसरा प्रश्न है अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पद चुनकर लिखिए। क, इसमें चार जो है विकल्प दिए हैं, इनमें एक अशुद्ध है वो छांट के लिखना है। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, इसमें अशुद्ध है गमन्ति क्योंकि इसका शुद्ध रूप होता है गच्छन्ति। धातु गम है लेकिन इसके रूप चलते हैं गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, तो अशुद्ध हुआ गमन्ति। ख, इसमें भी चार विकल्प हैं, रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण, इसमें अशुद्ध है गजेण क्योंकि इसका शुद्ध रूप बनता है गजेन। ग, इसमें चार विकल्प हैं, लतया, मातया, रमया, निशया, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं तो इनका तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप है लतया, रमया, निशया, ये शुद्ध हैं। लेकिन मातया ये अशुद्ध है क्योंकि ये मातृ शब्द है
और इसका तृतीया विभक्ति एक वचन में बनेगा मात्रा, तो अशुद्ध शब्द हुआ इसमें मातया। घ, इसके 4 विकल्प हैं, लते, रमे, माते, प्रिय। इसमें अशुद्ध है माते, क्योंकि प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के द्विवचन में लता, रमा, प्रिया इनका रूप बनेगा लते, रमे, प्रिय। लेकिन मातृ शब्द का प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के द्विवचन में बनेगा मातरऊ। इसके रूप चलते हैं माता, मातरऊ, मातरः, तो इनमें अशुद्ध है माते। ङ, इसके 4 विकल्प हैं, लिखति, गर्जति, फलति, सेवति। इसमें अशुद्ध है सेवति, क्योंकि इसके रूप चलते हैं सेवते, सेवेते, सेवन्ते। इसका शुद्ध रूप होगा सेवते। चौथा प्रश्न है, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। पेटिका से इन शब्दों के समानार्थक अर्थात समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। प्राप्य, प्राप्त करके, लब्ध्वा, प्राप्त करके, कुशलाः, कुशल, दक्षाः यानी दक्ष, कुशल, चतुर, हर्षस्य, हर्ष का यानी खुशी का, प्रसन्नतायाः यानी प्रसन्नता का, देहस्य, देह यानी शरीर का, शरीरस्य, वैद्यम यानी चिकित्सक, इसलिए इसका सही होगा चिकित्सकम। 5वां प्रश्न है, अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुए, प्रश्ना नाम, प्रश्नों के, उत्तराणि, उत्तर, एक पदेन लिखत, एक शब्द में लिखिए। क, मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हैं? उत्तर है चत्वारः अर्थात 4। के कोलाहलम कुर्वन्ति, के यानी कौन, कोलाहलम अर्थात शोर, कुर्वन्ति करते हैं, कौन शोर करते हैं? उत्तर है श्रोतारः, श्रोता। गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर किसको उद्देश्य करके अर्थात किस पर आधारित काव्य प्रस्तुत करता है? उत्तर है आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक वैद्य को। तुंदिलः कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति। तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है? उत्तर है तुंदस्य अर्थात तोंद के ऊपर। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में फिर अर्थात बार बार क्या होता है, क्या मिल जाता है? शरीराणि अर्थात शरीर। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए? ऋणम अर्थात उधार या कर्ज। छठा प्रश्न है, मंजूषातः पदानि चित्वा, पेटिका से पद चुनकर कथायाः पूर्तिम कुरुत, कथा की पूर्ति कीजिए। पुरा एकस्य नृपस्य, प्राचीन समय में, पुरा का अर्थ है प्राचीन समय में, एकस्य नृपस्य एक राजा का, एकः प्रियः वानरः आसीत, एक प्रिय बंदर था। एकदा यानी एक बार, नृपः सुप्तः आसीत, राजा सोया हुआ था। वानरः यानी बंदर, व्यजनेन पंखे से, तम उसको यानी राजा को, अविजयत हवा कर रहा था। तदैव उसी समय, एका मक्षिका एक मक्खी, नृपस्य नासिकायाम राजा की नाक पर, उपाविशत बैठ गई। यद्यपि हालांकि, वानरः बंदर, वारम वारम बार बार, व्यजनेन पंखे से, ताम निवारयति स्म उसे हटा रहा था, तथापि फिर भी, सा वह यानी मक्खी, पुनः पुनः बार बार, नृपस्य नासिकायाम एव राजा की नाक पर ही, उपविशति स्म बैठ जाती थी। अंते अंत में, सह उसने यानी बंदर ने, मक्षिकाम हंतुम मक्खी को मारने के लिए, खड्गेन तलवार से, प्रहारम अकरोत प्रहार किया, वार किया। मक्षिका तो उड्डीयम दूरम गता, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई, किंतु लेकिन, खड्ग प्रहारेण तलवार के प्रहार से, नृपस्य नासिका राजा की नाक, छिन्ना अभवत छिन्न हो गई अर्थात अलग हो गई। अतएवोच्यते अतः कहा गया है, मूर्ख जनई सह मूर्ख लोगों के साथ, मित्रता नोचिता मित्रता अर्थात दोस्ती, न प्लस उचिता
उचित नहीं है। 7वां प्रश्न है विलोम पदानि योजयत। विलोम पदों का मेल कीजिए। ये मेल करके लिखे हुए पद हैं। अधः यानी नीचे, ऊपरी ऊपर, अंतः अंदर, बहि बाहर, दुर्बुद्धे बुरी बुद्धि वाले, सुबुद्धे अच्छी बुद्धि वाले, उच्चैहि जोर से, नीचैहि धीरे से, दुर्लभम कठिनता से प्राप्त, सुलभम आसानी से प्राप्त। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।